Hello, student. Hope you all are fine and doing well. I welcome you to my class, and my today's topic is plants for life. So, I believe that you all are going to agree with me that without the plants, life cannot survive on the earth. So, let us explore few things about the plants, which are surroundings and how they reproduce and what are the importance of plants in our life. Now let us discuss about this topic in details. Why do we need plant? Importance of plant? How do the plants grow? Do plants give oxygen to us? Plants are living things that grows in the ground and usually add leaves, a long thin green central plants, stem and roots. Learning objective from this topic, what we are going to understand, you will understand the different parts of plants, different ways of reproductions in plants, various ways of dispersal of seeds. Now here we go with the details of the parts of the plants. इस चित्र के अकॉर्डिंग हम इस टॉपिक के अंतर्गत समझते हैं कि प्लांट्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं. सबसे पहले जो चित्र में सबसे बड़ा अंग आपको जो दिखाई पड़ रहा है, दैट इज फ्लावर. फ्लावर मेक शीट्स टू कंटिन्यू द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट. तो फ्लावर का क्या काम है? फ्लावर जो है फादर आपको बीज देता है और जिस बीज से नए पौधे पनपते हैं. द स्टेम which is support the leaves and carries water and minerals food throughout the plant. Third part of this plant is leaf. जो हरी पत्तियां हम लोग हमेशा देखते हैं और अलग अलग तरह के पत्तियां देख के जो आकर्षित होते हैं, उनके रंग देख के जो आकर्षित होते हैं, इस लीफ का काम क्या है? इस पौधे में इस लीफ का काम है, ये फूड फैक्ट्री के तौर पे भी जाना जाता है, क्योंकि पौधे का खाना कौन बनाता है? पत्ता बनाता है. द लीव्स एब्जॉर्ब्स द सनलाइट. ये सनलाइट लेता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एटमॉस्फेयर से एंड मेक फूड फॉर द प्लांट. नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द प्लांट इज रूट. रूट का क्या काम है या जड़ का क्या काम है? कोई भी चीज के लिए उसके जड़ उसके महत्वपूर्ण अंग होते हैं. क्यों? द रूट्स एंकर द प्लांट्स एंड अब्सॉर्ब्स द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. ये सर्व प्रमुख काम क्या करते हैं? जो मिट्टी से जुड़े हुए प्लांट होते हैं, और बिना मिट्टी के प्लांट जी नहीं पाते हैं, ये हम सभी जानते हैं. ये मिट्टी से क्या करता है? पानी और मिनरल्स को जड़ से लेता है और पूरे प्लांट्स में इसको पहुंचाता है. Now let us move to the next topic, how the plants do their reproduction. There are several ways by which plants produced their offspring, and these are categorized into two types. First is asexual, number two is the sexual reproduction. Now let जन्म लेता है किन किन पार्ट्स के जरिए? रूट्स के जरिए, स्टेम्स के जरिए, लीव्स के जरिए और बर्ड्स के जरिए. रिप्रोडक्शन में जैसे इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ द सीड्स, वैसे ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स रिप्रोडक्शन के कुछ तरीके हैं, जिसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक तरीका है. सो इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड बर्ड्स.
Since the reproduction is through the vegetative parts of the plants, it is known as a vegetative propagation. Vegetative propagation इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक पौधे का जन्म होता है पौधे के ही किसी पार्ट से, इसीलिए इसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोला जाता है। और वो कौन कौन सा पार्ट्स रहता है? रूट, स्टेम, लीव्स एंड बर्ड्स रहता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को प्रॉपरली समझने के लिए again we will start with the parts of the plants those who help in the vegetative propagation। और इस पार्ट्स में हम लोग समझेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में पार्ट्स के कौन से पार्ट जो है हेल्प में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं एपिकल बर्ड, लीफ, नोट, इंटरनोट, मेन स्टेम, द ऑक्सिलरी बर्ड, ग्राउंड मेरिस्टेम, vascular bundle, fruits, cotyledon and petals, and flower। Growing money plant in a jar, water and record your observation, notepad in the Excel। You must have seen the flower birds are developing into flowers apart from the flower birds। There are birds in the axial point of attachment, the leaf at the node of the leaves which develop into shoots। ये कई बार जो मनी प्लांट को एक पानी के जार में ग्रो करते हुए देखे हो। These birds are called vegetative birds and a bird consists of short stem around which the immature overlapping leaves are present। Vegetative birds can also be given rise to a new plants. Take a fresh potato. Observe the scars on it. With the help of magnifying glass, you may find the birds in them। आप एक आलू ले लो और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को ऑब्जर्व करने के लिए आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे रख के देखो। बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स जैसे आपको दिखाई पड़ेंगे जिसको नोड्स कहा जाता है। These scars, also called the eyes, cut the potato into small portion and each with the eye bury them into the soil। Water and pieces regularly for the few days and observes their progress। What do you find? Potato plants are sprouting from an eye। Likewise, you can also grow ginger or turmeric। इसी तरह से यदि आप पोटैटो को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उस नोड्स के जगह से या उस आई के जगह से आप उसको मिट्टी में ग्रो करने के लिए छोड़ देते हो तो कुछ दिन बाद आप ऑब्जर्व करोगे उन पीसेस से छोटे छोटे प्लांट जो है स्प्राउटिंग कर रहे हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करने वाला जो प्लांट का पार्ट है उसको बर्ड जो फ्लावर में और लीफ में पाया जाता है। लीफ से कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे ब्रायोफिलम, दैट स्प्राउट ऑफ लीफ प्लांट, हैज बर्ड्स इन द मार्जिन्स ऑफ द लीव्स। इफ द लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल्स इनटू द moist, then a new plant grows or sprouting out from that leaves। Ginger with a new plant sprouting out like this way। Yeast grow, multiply every few hours if sufficient nutrients are made available to them। Remember that the yeast is a single celled organism। Let us see how they reproduce। Take a piece of yeast cake and yeast powder from bakery or chemist shop and take a pinch of yeast and place it into the container with some water and spoonful of sugar and shake it to dissolve it। Keep it in the warm part of a room and after an hour put up a drop of this liquid on a glass and slide and observe under the microscope। कहते हैं कि एक यीस्ट जो है आप केमिस्ट या बेकरी शॉप से कलेक्ट कर लो और उसको एक पानी वाले जार में डाल दो, साथ में 1 चम्मच चीनी डाल दो और उसको अच्छा से मिला लो और फिर उसको 1 घंटे के लिए रूम के जहाँ पे आपके रूम में गर्मी यानी सनलाइट आ रही है वहाँ पे आप छोड़ दो।
ये 1 आवर बाद आप जब इस पानी में से एक ड्रॉप निकाल के माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखते हो, तब आप देखोगे बहुत सारे यीस्ट सेल जो है वो डेवलप हुआ है और इस तरह से इसके बर्ड्स बनते गए और ये बर्ड्स न्यू प्लांट को जो है जन्म देगा। इस तरह से यीस्ट जो है रिप्रोडक्शन करते हैं। So likewise, this projection coming out from the yeast cell is called bud. The buds gradually grows, gets detached from the parent cells and forms a new yeast cell. और यही बर्ड जो है अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाके जब भी गिरते हैं वहाँ पे एक नया पौधा या नया यीस्ट का जन्म होता है। The new yeast cell grown into the mature and produces more yeast cell. इस तरह से नया प्लांट जो है वो मैच्योर होता है और बहुत सारे yeast cell को जन्म देता है। Sometimes another bird rises from the bud forming a chain birds. नए yeast plant का जन्म होता है। प्रोपगेशन एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो प्लांट में देखा जाता है। ये मेनली 2 टाइप का हो सकता है, एक है नेचुरल और दूसरा है आर्टिफिशियल। नेचुरल प्रोपगेशन मेनली 4 तरीकों से हो सकता है, रूट से, स्टेम से, लीफ के जरिए या फिर बुलबिल एंड ट्यूरियन के जरिए। और आर्टिफिशियल प्रोपगेशन भी 4 तरीकों से हो सकता है, एक है कटिंग, दूसरा है लेयरिंग, तीसरा है ग्राफ्टिंग और चौथा है माइक्रो प्रोपगेशन। कुछ प्लांट्स के रूट कुछ स्पेशलाइज्ड होते हैं जिनके रूट से दूसरे प्लांट्स के सैपलिंग्स पैदा हो सकते हैं। जैसे कि कुछ प्लांट्स के रूट्स ट्यूबरस होते हैं, इन ट्यूबरस रूट्स में से बड्स निकलते हैं जिससे एक नया प्लांट बन सकता है। ऐसे रूट्स देखने को मिलते हैं स्वीट पोटैटो एंड डालिया जैसे प्लांट्स में। ये रूट्स ट्यूबरस टाइप के होते हैं और इसमें से बड्स निकलते हैं। स्टेम से होने वाले प्रोपगेशन में बहुत टाइप के प्रोपगेशंस देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक है अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम, जैसे कि हमें देखने में मिलता है आलू में यानी कि पोटैटो में। पोटैटो एक स्टेम है जो हमें अंडरग्राउंड यानी कि मिट्टी में नीचे मिलता है। इसमें नोड्स दिखाई देते हैं और उन नोड्स से छोटे छोटे बड्स निकल आते हैं और एक एक बड से एक नया पोटैटो प्लांट हो सकता है। दूसरा है क्रीपिंग स्टेम। क्रीपिंग स्टेम ग्रासेस में देखने को मिलते हैं। इसमें एक मेन प्लांट से एक स्टेम क्रीप करके यानी कि मिट्टी के नीचे से जाकर एक दूसरी जगह पे एक नए प्लांट को बना सकता है। और तीसरा तरीका है एरियल स्टेम। ये कुछ कैक्टस टाइप का प्लांट होता है, ये देखने को मिलता है ओपानशिया में। इसका जो एक एक फाइलोक्लैड होता है, उस एक एक फाइलोक्लैड से एक नया प्लांट बन सकता है, यानी कि एक एक फाइलोक्लैड एक न्यू प्लांट को जन्म दे सकता है। अब आते हैं लीफ से होने वाले यानी कि पत्तों से होने वाले प्रोपगेशन में। कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड प्लांट्स होते हैं जिनके पत्तों के किनारों पे यानी कि साइड्स में छोटे छोटे बड्स दिखाई देते हैं, यानी कि छोटे छोटे सैपलिंग्स दिखाई देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम। ये पत्ता जब नीचे गिरता है मिट्टी में तब उसमें से नए प्लांट्स बन जाते हैं। और चौथा है बुलबिल यानी और ट्यूरियंस। बुलबिल्स एक एसेक्सुअल यूनिट है जो लिलीज, एगेव ऐसे प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। ये लीव्स के एक्सियल पॉइंट में मिलता है और इसमें से एक नया प्लांट बन सकता है। और दूसरा है ट्यूरियन। ट्यूरियन भी एक प्लांट प्रोपगेशन का यूनिट है जिसका एक एग्जाम्पल है यूट्रिकुलरिया। इसमें से वाटर प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। अब आते हैं आर्टिफिशियल प्रोपगेशन में, जिसमें से सबसे पहला है कटिंग। कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि हिबिस्कस, जिसके हम स्टेम को काट कर अगर मिट्टी में लगा दें तो वो नया प्लांट बन सकता है। और कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि स्नेक प्लांट्स, जिसके हम पत्तों को काट कर अगर हम लगा दें तो उससे एक नया प्लांट बन सकता है। दूसरा आता है लेयरिंग। लेयरिंग एक ऐसा प्रोसेस है
कि एक मेन प्लांट के एक ब्रांच को लेकर अगर हम मिट्टी के नीचे दबा दें तो उस मिट्टी के नीचे दबे हुए ब्रांच में से रूट्स निकल आते हैं। जब ये रूट्स निकल आते हैं तब उस ब्रांच को अगर हम रूट के साथ अलग कर लें तो वो एक नया प्लांट बन चुका होता है। अब आता है तीसरा प्रोसेस जिसका नाम है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑलरेडी रूटेड प्लांट के स्टेम के ऊपर एक दूसरे प्लांट का स्टेम कट करके लगा दिया जाता है। जो प्लांट ऑलरेडी रूटेड है उसे कहा जाता है स्टॉक और जो बाद में लगाया जाता है उसे कहा जाता है स्कायॉन। और ये दोनों कैम्बियम से जुड़ जाते हैं और इसमें जो फल मिलता है वो फल होता है स्कायॉन वाले प्लांट का। अब आता है माइक्रो प्रोपागेशन। इस प्रोसेस में एक प्लांट का एपिकल पोर्शन से एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कट कर लिया जाता है। अब उस प्लांट टिश्यू को एक न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दिया जाता है जिसके अंदर कुछ हार्मोन्स प्रेजेंट रहते हैं जो उस प्लांट टिश्यू से शूट और रूट को बनाने में हेल्प करते हैं। अब वो टिश्यू उस न्यूट्रिएंट कल्चर में धीरे धीरे बढ़ने लगता है और एक कैलस बनाता है और इस कैलस से बाद में धीरे धीरे एक शूट और रूट बन जाता है हार्मोन्स के इफेक्ट की वजह से। अब उस छोटे से सैपलिंग को जो उस टिश्यू से बन गया है उस सैपलिंग को अगर हम मिट्टी में यानी कि सॉइल में प्लांट करते तो उससे हम एक नया प्लांट पा सकते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है माइक्रो प्रोपागेशन।